तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। देखो मैंने जो पार्ट नंबर 1 है आपके लिए मैंने पोस्ट किया, ठीक है ना। वो मैंने पोस्ट करने के साथ साथ आपको एक जैसे मैंने वो अपलोड की वीडियो, और अपलोड करने के बाद मैंने आपको साथ में एक चीज़ नोट लिख करके भी दिया हुआ है यूट्यूब पे, अगर आपने देखा होगा वीडियो के साथ ही आ गया था। उसमें मैंने बताया था कि 11th क्लास के लिए ये चैप्टर नहीं है, ये भी याद रखना इस बार, ठीक है ना। इवन पूरी बुक से हटाया हुआ है, नया अगर आपने बुक लिया हो तो न्यू बुक में ये चैप्टर नहीं है, ठीक है ना। तो फिर हम ये क्यों कर रहे हैं बेटा, देखो ये मैंने वहां पे लिखा है कि अगर देखो ये आपके हिसाब से नहीं है, हो सकता है दूसरे स्टेट्स में ये चैप्टर आ रहा हो, इसलिए मैं ये पूरे चैप्टर करा के चलूंगा, ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर मैं करा रहा हूँ उसको मैंने पार्ट नंबर 1 बना दिया, आसान सा था। पार्ट नंबर 2 और भी आसान है, ठीक है ना। तो मैं ये वीडियो पूरी कवर करूंगा। ये चैप्टर आपके इसमें से कटा हुआ है, मैं बार बार बोलूंगा, ठीक है। मैंने नोट लिखा हुआ था, अगर आप वहां देखो तो आपको मिल जाएगा, कम्युनिटी उसमें आता है जो लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलो वहां मैंने पोस्ट डाल दिया था तो ये मैं डालूंगा वीडियो कि हो सकता है आगे जब आप बीकॉम करो, एमकॉम करो, एमबीए करो तो वहां भी ये चीजें पूछी जाती है। तो अभी जब हाथ लगे, हाथ बन रहे तो बनने दो, ठीक है, वरना बाद में ना दिक्कत होती है, बाद में फिर बनाने का मन भी नहीं करता, सच बताऊं, क्योंकि टाइम ऑलरेडी कम है, आपको बताइए हफ्ते में 2-3 वीडियो मुश्किल से आती है, ठीक है। हद हो जाती है तो मैं 4 कर ही देता हूँ, ठीक है, जैसे तैसा का टाइम निकल के थोड़ा थोड़ा बना के, ठीक है ना। तो अब इस पार्ट को मैं खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो 11th क्लास के बच्चे जो जिनकी बुक में चैप्टर नहीं है वो ना करे, कोई दिक्कत नहीं, नहीं करोगे चल जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। बट जिनका है तो वो चैप्टर करे ये, ठीक है ना। चलो जब तक हम इस चैप्टर को निपटाते हैं, जिनकी बुक्स में चैप्टर नहीं है, जिनके कोर्स का पार्ट नहीं है, वो कृपा करके 1 से लेकर के 10 तक जो मैंने कराया उनकी रिवीजन कर ले। तब तक हम, जब तक आपकी वो रिवीजन होती है तब तक हम इसको खत्म कर चुके होंगे, ठीक है ना। फिर अगले सिर्फ 2 चैप्टर रह गए, वो मैं खत्म करा दूंगा आपके। डन। तो अब देखो हमारे पास जो आज है, ठीक है, वो पढ़ना सबसे पहले विस्तार क्या होता है, यानी परास किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, परास किसे कहते हैं, इंग्लिश में रेंज कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। काफी आसान सा टॉपिक है रेंज, ठीक है। रेंज में इसने बोला क्या, रेंज का मतलब होता है किसी श्रेणी का अधिकतम, अधिकतम मतलब हाईएस्ट यानी एच, और न्यूनतम मतलब लोएस्ट यानी एल। तो हाईएस्ट और लोएस्ट मानों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। यानी रेंज बराबर हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, एच माइनस एल, यही इसका फॉर्मूला होता है। देन उसके बाद फिर विस्तार गुणांक या परास गुणांक किसे कहते हैं, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, शॉर्टकट में सीआर कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज को, ठीक है ना। तो विस्तार के, यानी जो आपने विस्तार निकाला, जो आपने परास निकाला, ठीक है, के सापेक्ष माप को, सापेक्ष माप को क्या कहते हैं, विस्तार गुणांक या परास गुणांक कहते हैं। अब आप बोलो कि सापेक्ष माप क्या है, देखो मैंने पहले पार्ट में पढ़ाया था कि 2 तरह के माप होते हैं ना आपके, ठीक है। एक तो एब्सोल्यूट वाला सिखाया था, एक रिलेटिव सिखाया था, है ना। तो जो रिलेटिव था ना सापेक्ष, उसी में तो कोफिशिएंट लगे थे, हर जगह कोफिशिएंट लगवा रखा था मैंने, वीडियो के एंड में लिखवाया था, ठीक है। तो वही तो विस्तार के सापेक्ष माप को विस्तार गुणांक कहते हैं। जब भी कोई गुणांक के बारे में बोलेगा तो बोलना सापेक्ष माप, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन का भी वो सापेक्ष माप है ना, क्वार्टाइल का भी वो सापेक्ष माप है। तो सापेक्ष माप को क्या कहते हैं, विस्तार गुणांक या परास गुणांक कहते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, जो आपने निकाला था उसको डिवाइड कर दो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट से, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, इसलिए थोड़ा जल्दी करते हैं सॉल्व, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, विस्तार तथा विस्तार गुणांक की गणना करते वक्त पहले ये पहचानो सीरीज आपकी कौन सी है। अगर व्यक्तिगत श्रेणी आपको पता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स गिवन होती है, मैंने पढ़ाया हुआ बहुत बार बताया आपको क्या होती है। विविक्त खंडित या आवृत्ति व्यूह श्रृंखला वो होती है जिसमें एक्स प्लस एफ दोनों दिए होते हैं, साइज प्लस फ्रीक्वेंसी दोनों दिए होते हैं। आवृत्ति वितरण जिसको हम खंडित अखंडित श्रेणी भी कहते हैं, कि खंडित तो ये वाली होगी ना, तो अखंडित श्रेणी जिसमें हमें क्लास इंटरवल दिया होता है, सीआई दिया होता है, प्लस एफ या सीएफ दी होती है, ठीक है ना। तो ये इनकी पहचान होती है। तो अब हमें देखना है कि आपके पास जो श्रेणी है, जो श्रृंखला है, वो कौन सी है, और उसके हिसाब से हमें फिर सॉल्यूशन करना है। नोट डाउन करो फटाफट से, करते हैं आगे। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन, ये एक सिंगल सीरीज है, ठीक है ना, इसमें फ्रीक्वेंसी आपको नहीं गिवन है, तो इसका मतलब ये इंडिविजुअल सीरीज है, आपकी व्यक्तिगत श्रेणी है, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, हमें निकालना है विस्तार तथा विस्तार गुणांक निकालना है, ठीक है। चल तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले विस्तार यानी परास जो होता है वो क्या निकलता है, तो विस्तार का फॉर्मूला होता है, यानी रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, है ना। अब हाईएस्ट क्या है इसमें 46, लोएस्ट क्या है 20, आंसर आ गया आपका 26। बताओ कुछ कठिन है क्या, ये तो आपके लिए टुच्ची मुच्ची चीजें हैं, ठीक है ना। फटाफट से विस्तार निकाल दिया। अब निकालना विस्तार गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ रेंज। क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, फॉर्मूला होता है एच माइनस एल
और नीचे होता है h प्लस एल, है ना, h माइनस एल यानी 46 माइनस 20 और 46 प्लस 20 ये आएगा 26 अपॉन में 66, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 3, तो 13/33 डिवाइड कर लो उसे, ठीक है, डिवाइड करके आपका आंसर शायद ये आएगा 0.39 आएगा, कितना है चेक कर लेता हूँ, 0.39 आएगा सर, 0.39, 0.39, ठीक है, ठीक है, तो काफी आसान था ये था व्यक्तिगत श्रेणी में किस तरह से विस्तार और विस्तार गुणांक, जिसे हम परास या परास गुणांक कहते हैं, निकालते हैं, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन तो मैं एटलीस्ट करा ही दूंगा इसका, ताकि आपको समझ में आए क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसमें आपको प्राप्तांक दिया हुआ है, प्राप्तांक यानी आपके x, विद्यार्थियों की संख्या यानी आपको f गिवन है, ठीक है ना। अगर इस टाइप की सीरीज है जिसको हम क्या कहते हैं, आपका खंडित या आवृत्ति व्यू बोलो, ठीक है ना, तो ये श्रृंखला आपके पास है, विविध श्रृंखला भी बोलते हैं इसको, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले विस्तार निकालना है, इसमें वही चीज विस्तार और विस्तार गुणांक निकालना सिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो विस्तार यानी रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, हाईएस्ट में से लोएस्ट निकालते हैं। अब हाईएस्ट में से लोएस्ट को घटाना तो है, बट अब इन दोनों में से क्या ले, तो देखो हमेशा याद रखना फ्रीक्वेंसी को कंसिडर नहीं करते हैं, विस्तार निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी को कंसिडर नहीं करेंगे, इसका मतलब सिर्फ x को ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो हाईएस्ट कितना है इसमें 70, लोएस्ट है 10, आगे आंसर 60, ठीक है, नोट डाउन करो, तो 60 हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना, कोई कठिन तो नहीं है ना। उसके बाद विस्तार गुणांक, विस्तार गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू h माइनस एल अपॉन में h प्लस एल, आए ना। हाईएस्ट कितना था हमारा 70, लोएस्ट था 10 और 70 प्लस 10, है ना, ये आ गया 60 अपॉन में 80, ये कट गया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी आ गया 3/4, जिसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 0.75, क्या आएगा 0.75। चलो नोट डाउन करें, कठिन नहीं है, देखो स्टार्टिंग में तो कठिन नहीं है, एंड में थोड़ा दिक्कत होती है फॉर्मूला में, ठीक है ना, बट फटाफट से करिए इसको जितनी जल्दी नोट डाउन कर सके। अब इसको देखिए, ये कौन सी श्रृंखला आपके पास, ये आवृत्ति वितरण श्रृंखला है। अब देखो ये जो श्रृंखला है ना, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कितने तरीके, दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, ठीक है, तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2, विधि 1, विधि मतलब मेथड, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2, ठीक है ना। तो मैं दोनों विधि आपको समझा देता हूं, दोनों ही विधि सही है, आंसर दोनों से अलग अलग आएगा, देखो आंसर भी अलग आएगा, फिर भी दोनों सही मानी जाती, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। पहली विधि आपकी ये है कि आप यहां से देखो, फ्रीक्वेंसी से तो मुझे कोई लेने देना होता नहीं है, मैंने पहले ही बताई थी, रेंज में फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है लेना देना, ठीक है ना। तो अब यहां पे मुझे मान लो निकालना है विस्तार यानी रेंज, तो कैसे होगा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो हाईएस्ट कितना है 30 और लोएस्ट कितना है 5, तो आंसर आ गया 25, ठीक है ना। और फिर मैंने जब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है यानी परास गुणांक, परास गुणांक कैसे निकलता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट प्लस हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, है ना। तो हाईएस्ट कितना था 30 माइनस 5 और 30 प्लस 5, तो ये आ गया आपका 25/35, 5/7, ठीक है ना, डिवाइड कर लो 0, ठीक है, 0.71 समथिंग आएगा, आप डिवाइड कर लेना आगे, ठीक है ना, तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है नॉर्मल विधि 1, ठीक है ना, जो ऐसे निकलता है। विधि 2 ऐसी है कि इसमें सबसे पहले आकार को ना, जो आपको आकार दिया है इसको ऐसे लिख लो, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी से मुझे कोई मतलब नहीं, तो मैं इसका सीधा फ्रीक्वेंसी को बाद में लिखते हैं, इसका पहले मध्य मूल्य निकाल लेता हूं, मध्य मूल्य यानी मिड वैल्यू निकाल देता हूं m, कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करके, ठीक है ना। 10 और 5 15 होता है, 15 का आधा कितना होता है 7.5, ये हो गया 25, 25 का आधा होता है 12.5। देखो हो क्या रहा है, 5 5 का गैप है, तो 5 5 का गैप बढ़ा भी सकते हो, 7 और 5 12 के 12 5 17, तो 17.5,
17 और 5 होता है 22.5, 22 और 5 होता है 27.5। चाहे आप इन दोनों को दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करो तब भी यही आएगा। या आपने एक निकाल दिया उसका गैप देख लिया करो, 5 का तो 5 से बढ़ा दो, 10 का गैप है तो 10 से बढ़ा दो, है ना, वो तो चलेगा। फिर फ्रीक्वेंसी जिसका मुझे कोई मतलब नहीं है वो एज इट इज उतार के छोड़ देता हूँ, 4, 9, 15, 30 और 40। ठीक है, अब मुझे क्या बोला, विस्तार निकालने के लिए बोला, यानी रेंज। तो कैसे निकलेगा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट कितना है 27.5 और लोएस्ट कितना है 7.5, है ना। तो घटा लो 5 5 के 0 और ये आ गया 20। कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, तो ये मध्यम मूल्य से मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। उसके बाद फिर निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज यानी विस्तार गुणांक। तो निकलता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन में हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। तो आ गया 20.7, ये हो गया 35। तो आएगा 0.355 कुछ ऐसे कुछ आ रहा है ना शायद, नहीं कुछ गड़बड़ कर दिया जी। 7 40 आएगा ना, 7 पंजे 35 हो गया, 5 बचा तो 7 7 7 49 फिर 1, तो एक समझ 0.57 लिख सकता हूँ ना, बहुत है। ठीक है तब, तो 0.57 ही आ रहा है क्या, हाँ यही आ रहा है। तो डिवाइड तो आप भी देख लेना एक बार करके मैंने दोनों मेथड बता दिए, दोनों मेथड कौन से। पहला मेथड क्या कह रहा है, सिंपल जो दिया है ना उसी में से कर लो, घटा लो। बच्चे बोलते हैं यही बेस्ट है, हाँ सच में यही बेस्ट है, कौन से माथा मारे। दूसरा मेथड क्या आपका, आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मध्य मूल्य निकाल लो और उसके बाद उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, मध्य मूल्यों को देख के, तो ये भी करोगे तो भी सही माना जाता है। क्लियर हो गया ना, दोनों मेथड क्लियर, नोट डाउन करिए इसे। तो ये क्वेश्चन देखिए एक और इसका। इस बार जो श्रेणी मैंने आपको दिया है वो कुछ इस टाइप की है, देखो कि 1 से 10 है, फिर ये सही नहीं है तो उसको सही करना पड़ेगा पहले। तो मैंने पहले इसको सही कर लेते हैं। वर्ग हमें दिया 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50 और 51 से 60। इसको मैं सही कर लेता हूँ इस क्लास इंटरवल को। कैसे, 0.5 पहले में से घटाते थे, 0.5 ऐड करते हैं, ये सिखा रखा है ना। तो वही 0.5 घटाया तो वही आ जाएगा और 10.5, फिर यहाँ से घटाएंगे तो 10.5 आएगा। 0.5 में सब में से घटा रहा हूँ और यहाँ जोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो 20.5, फिर 20.5 से 30.5, 30.5 से 40.5, 40.5 से 50.5 और 50.5 से 60.5। ठीक है ना। आवृत्ति में लिख देता हूं F यानी 3, 6, 15, 20, 10 और 6। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, आवृत्ति से मैंने बताया आपको। और अब देखो मैं तो शॉर्टकट फॉर्मूला लगाने वाला हूं, मैं मिड वैल्यू नहीं निकालने वाला। ठीक है, कोई भी आप ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो, मेथड अप्लाई कर सकते हो, चल जाएगा। ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले रेंज निकाल रहा हूँ, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट है मेरा ये, लोएस्ट है मेरा ये। तो 60.5 में से 0.5 घटाएंगे तो 60 आएगा। और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकलेगा हाईएस्ट माइनस लोएस्ट और हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट और हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, ये आ गया 60 अपॉन में 61। इसका आएगा 0.98। कितना आएगा, 0.98। ज्यादा फर्क नहीं है क्योंकि चेक कर लेता हूँ आंसर एक बार। ठीक है ना। तो रेंज हमने खत्म भी कर लिया, देखो रेंज भी खत्म हो गया और उसका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज यानी एक तो एब्सोल्यूट वाला भी खत्म हो गया और वो रिलेटिव वाला तो उसका भी 1% खत्म हो गया। नहीं जल्दी खत्म हो जाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है ना, कुछ स्टार्टिंग की आसानी है इसके, नोट डाउन करिए आप। तो आगे देखिए, विस्तार यानी जो आपका परास है उसके गुण क्या है। तो गुण ये है बच्चा पहले कि इसकी गणना करना, ठीक है ना, इसकी गणना करना यानी इसको ज्ञात करना और समझना क्या है, बहुत ज्यादा सरल है ना, आसानी था, आपने खुद निकाल दिया आंसर। विस्तार आवृत्तियों से प्रभावित नहीं होता, यानी फ्रीक्वेंसी का इस पे कोई असर नहीं पड़ता, वो हमने देख लिया। फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब इसका नहीं होता। ठीक है ना। विस्तार का विस्तृत जो प्रयोग है वो संभव है, अर्थात सांख्यिकीय गुणात्मक नियंत्रण, जिसको क्वालिटी कंट्रोल यानी गुण नियंत्रण भी कहते हैं, गुण नियंत्रण भी कहते हैं, उसके लिए यह मौसम के पूर्वानुमान में यह सहायक होता है। ठीक है ना।
तो विस्तार का विस्तृत प्रयोग संभव है, अर्थात यह सांख्यिकीय गुणात्मक नियंत्रण जिसको क्वालिटेटिव, यानी यहाँ पे क्वालिटेटिव कंट्रोल या क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि गुण नियंत्रण के लिए क्वालिटी यूज होता है ना, तो क्वालिटी कंट्रोल और गुणात्मक के लिए क्वालिटेटिव वर्ड यूज होता है। तो गुण यानी गुण, इसे बोल रहे हैं गुण नियंत्रण। गुण नियंत्रण मतलब क्वालिटी कंट्रोल के लिए या मौसम के पूर्वानुमान के लिए क्या है, इसको अच्छा माना जाता है। क्लियर? बेसिक से 3 पॉइंट थे, फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो अब आगे देखिए, अब हमारे पास है विस्तार के यानी परास के अवगुण क्या है। तो पहला अवगुण यह है कि विस्तार से श्रेणी की बनावट की जानकारी प्राप्त नहीं होती, कि विस्तार से ये नहीं पता चलता कि वो जो श्रेणी है जो आपको दी हुई है वो व्यक्तिगत है, खंडित है, खंडित है, क्योंकि आपको तो सिर्फ एक्स से मतलब होता है, एक्स तीनों में गिवन होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का इस पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो वो लिखा विस्तार से श्रेणी की बनावट का नहीं पता चलता। दूसरा, इसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं है, ठीक है ना। अखंडित श्रेणी में विस्तार ज्ञात करने के लिए देखो क्यों, क्योंकि मैं नीचे लिखा हुआ क्योंकि, ठीक है ना, यहां पर आप लिख सकते हो क्योंकि, ठीक है ना। जो अखंडित श्रेणी होती है उसमें विस्तार ज्ञात करने की 2 विधियां हैं, अभी पढ़ाई थी, और दोनों से जो आंसर आता है वो अलग अलग आता है। तो भाई साहब इसका मतलब इसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं है कुछ भी, दोनों ही आंसर सही माने जाते हैं। सभी मूल्यों पर आधारित होता नहीं है ये, सिर्फ या तो बड़ी और छोटी, सबसे बड़ी सबसे छोटी पर आधारित होता है, ठीक है ना। आवृत्तियों का इस पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, आवृत्तियों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है, खुले सिरे वाले वितरण में इसकी गणना नहीं की जा सकती। अगर खुले सिरे वाली वितरण है, जैसे बताया था आपको लेस देन मोर देन वाली जो सीरीज होती है, इस टाइप की चीजें अगर है आपके पास, तो उसमें जो है गणना करना क्या होता है, थोड़ा कठिन हो जाता है। तो 4 पॉइंट आपको समझ में आ गया। पहला पॉइंट क्या है, विस्तार, इसने बोला, ठीक है, विस्तार से श्रेणी की बनावट की का पता नहीं चलता, विस्तार से, सॉरी, यानी मैंने क्या बोला इसमें, पहला कि विस्तार से श्रेणी की बनावट का पता नहीं चलता। नंबर 2, इसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं है, क्योंकि अखंडित यानी जो आपकी आवृत्ति वितरण श्रेणी होती है, श्रृंखला होती है, उस श्रेणी में विस्तार को ज्ञात करने के 2 मेथड बताए गए हैं, और दोनों मेथडों से जो आंसर आता है वो क्या आता है, अलग अलग आता है, और दोनों ही सही माने जाते हैं। तो स्पष्ट परिभाषा नहीं है। उसके अलावा सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होता, ये सिर्फ हाईएस्ट चाहिए और लोएस्ट चाहिए, ये 2 चीजें चाहिए होती है बस। उसके अलावा खुले सिर वाली यानी से कम से अधिक वाली जो सीरीज होती है उस पर इसकी गणना नहीं की जा सकती, याद रखना। उसको गणना करने के लिए पहले आपको उस सीरीज को सही बनाना पड़ेगा, तभी गणना हो सकती है। आगे, विस्तार किसी श्रृंखला का स्थिर माप नहीं है, विस्तार जो है उसको अस्थिर माना गया है। क्या माना गया, अस्थिर माना गया, यानी वो स्थिर माप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह सीमांत मानों पर निर्भर करता है। सीमांत मतलब एक्सट्रीम वैल्यू होती है, ये बोल लो सबसे लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट, ये इन 2 वैल्यू पे ये क्या करता है, निर्भर करता है। और अगर इनमें चेंज हो जाए, बीच में कुछ हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, इन दोनों में अगर चेंज हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है, तो उस पे परास पे यानी विस्तार पर भी क्या होता है, तुरंत प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। इन दोनों में चेंज होने का विस्तार यानी परास पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। तो देखो ये रेंज जो कॉन्सेप्ट था, रेंज इतना ही था, ये पूरा डन यानी कंप्लीट होता है। बताओ ये कठिन था क्या, नहीं था ना, काफी आसान लगा। तो इसमें इस पार्ट में मैं रेंज खत्म कर दिया मैंने। अब हम क्वार्टर के आ जाएंगे, चतुर्थक पे आ जाएंगे अगली वीडियो में, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नोट डाउन कर लेना अच्छे से।